जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके अपने स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कमल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक गणित का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या को पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो कक्षा है वह है कक्षा 4। हमने इस अध्याय की पिछली 3 कक्षा पढ़ चुके हैं। आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं अपरिमित संख्या क्या है, इससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं और उदाहरण नंबर 5, 6, 7 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपरिमित संख्या क्या है। अपरिमित संख्या वे वास्तविक संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमित संख्या कहलाती है। जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक संख्या है। कहने का मतलब तो जिस संख्या को p बटे q के रूप में या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। इससे संबंधित हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय हमारी रहेगी प्रमेय नंबर 1.2। प्रमेय नंबर 1.2 क्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब p जो है वह ए स्क्वायर को पूरा पूरा भाग जाता है उसमें, तो p ए को भी विभाजित करेगी। यानी जो p है वह ए स्क्वायर को विभाजित तो करती है, पर p जो है वह ए को विभाज्य करेगी। जहाँ p व q एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय को हम दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये 4 है, 4 की घात 2। तो 4 की घात 2 हमारे पास होता है 16। 4 की घात 2 16 है, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 से कटेगा 2 चौक 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और लास्ट में कटेगा 2 एकम 2। जो हमारे पास आए हैं ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी 16 के अभाज्य गुणनखंड है। तो प्रमेय नंबर 1.2 क्या कहती है, p एक अभाज्य संख्या है यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी p का भाग ए स्क्वायर में पूरा पूरा जाता है। तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, 16 है। तो जो अभाज्य संख्या p है, p अभाज्य संख्या में क्या है, 2 आए। 2 इस 16 को विभाजित करती है, यानी 2 का भाग 16 में पूरा पूरा जाता है। तो p है a को विभाजित करेगा, यानी कि जो 2 है ये 2 ए यानी कि 4 जो है इस 4 को भी पूरा पूरा विभाज्य करेगा। यही प्रमेय नंबर 1.2 है। तो हम कह सकते हैं कि p ए स्क्वायर को या p ए स्क्वायर का गुणज है, तो p ए का भी गुणज होगा। या p ए स्क्वायर का गुणनखंड है, तो p ए का भी गुणनखंड होगा। इस प्रमेय का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगली प्रमेय हमारी प्रमेय नंबर 1.3। प्रमेय नंबर 1.3 क्या है, कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे, जो परिमेय दे रखा है इसको हम मानेंगे अपरिमेय, दे रखा है इसको हम मानेंगे परिमेय। यानी कि हल में हम लिखेंगे दोस्तों, माना कि कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। अब कर्णी दो को हम परिमेय संख्या मानते हैं, तो परिमेय की संख्या की परिभाषा होती है p बटे q के रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं। तो √2 बराबर हो सकता है p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल 0 होगा और
पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है मित्रों, यदि पी व क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, या कोई यदि पी व क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यानी कि दोस्तों P और Q कोई संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लीजिए कि P को हम 2 मान लेते हैं और Q को हम 4 मान लेते हैं। तो अब P 2 और 4 इनमें गुणन उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ जिसमें 2 है, 2 से ये 2 भी कटेगा, यानी 2 एकम 2, 2 से 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1/2। 1/2 है यह, इस संख्या का क्या है? सरलतम रूप है। 2/4 का सरलतम रूप है। अब P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं? A/B यानी कि P/Q का जो A/B है वह P/Q का सरलतम रूप है। सरलतम रूप है तो हमें इसे लिख सकते हैं जहाँ A तथा B सहअभाज्य A तथा B क्या है? सहअभाज्य है। P और Q का जो सरलतम रूप है वह A/B है, जो एक सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है? तो जिन दो संख्याओं का HCF क्या है दोस्तों? 1 आए। जिन दो संख्याओं का HCF क्या है? 1 आए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सहअभाज्य कहलाती है। ठीक है तो अब हमारे पास √2 है बराबर A/B है, तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो A बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? A बराबर हमारे पास आ जाएगा करनी 2 गुणित B आ जाएगा। अब जो हमारे पास आया है A बराबर करनी 2 गुणित B, इसका हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? वर्ग करने पर हमारे पास प्राप्त होगा A² बराबर √2 का होल स्क्वायर B। इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा A² बराबर 2 गुणित B। अब ये जो हमारे पास √2 था, ये √2 में किस चीज हुआ? √2 की घात 2 होगा। √2 की घात 2 यानी कि एक वर्ग है और एक वर्गमूल है, तो ये दोनों वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? वर्ग A² बराबर √A² बराबर 2 गुणित 3 बच जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 है, समीकरण 1 में अपने पास A² बराबर क्या है? 2 गुणित B है। 2 गुणित B है, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वह A² का गुणनखंड है। अगर दोस्तों A² का गुणनखंड 2 है तो A का भी गुणनखंड होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि A² जो प्रमेय नंबर हमने पढ़ी है 1.2, उसमें P A² का गुणनखंड है तो P A का भी गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अतः A बराबर हम मान सकते हैं 2 गुणित के। A बराबर 2 गुणित के,
जहाँ के एक पूर्णांक है। तो ये के कैसे आया दोस्तों? के हम मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है, ए 2 का गुणनखंड यानी 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, ए में 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं भागफल में कोई संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या को हम क्या मानेंगे? के मानेंगे। ये के इसीलिए आया। ए का मान हमारे पास आया है, तो ए का मान हम समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए का मान हमारे पास है 2k, ए स्क्वायर तो 2k का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास? 2b स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटेगा, तो होल स्क्वायर हटेगा, 2 का वर्ग होगा 4, ए का वर्ग कितना हो जाएगा? ए वर्ग बराबर 2b स्क्वायर। अब b को हम अकेला करेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर बराबर 2k² बटे 2। 2 से 4 कट जाए, 2 एक 2, 2 दूनी 4। हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 2k² बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है कि 2 जो है वह b स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर 2 जो है b स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 2 b का भी गुणनखंड होगा। ठीक है तो 2 जो है वह बी स्क्वायर का भी गुणनखंड है, यानी बी का भी गुणनखंड है। और हमने यहाँ देखा है 2 ए का भी गुणनखंड है, 2 ए का भी गुणनखंड है और 2 बी का गुणनखंड है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 है वह 2 है ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 2 जो है वह ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमने पीछे देखा है कि ए जो है ए बटे बी दोनों क्या है? ए तथा बी दो सहभाज्य, दोनों सहभाज्य है, तो इनमें सहभाज्य में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आती। कॉमन संख्या नहीं आती तो अपने पास यहाँ तो कॉमन आ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, जिसे हम विरोधाभास कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? विरोधाभास। तो विरोधाभास हुआ है, जो विरोधाभास हुआ है तो जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण क्या है मित्रों? जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है तो एक बार इसको समझते हैं, हम इस प्रमेय को रिटर्न। 2 क्या है? 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रमेय को हम समझते हैं एक बार और। मान लीजिए कि √2 मान लीजिए कि √2 जो है वह अपरिमेय एक परिमेय संख्या है। तो ए परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर p/q के रूप में हम लिख सकते हैं √2 को। तो q जहाँ बराबर नहीं होगा 0 के, q और p दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो यदि p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो सॉरी p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ये a/b जो है p/q का सरलतम रूप है। तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a बराबर √2, और इस पूरी प्रक्रिया को हम सोल्व करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमारे पास आएगा
ए की घात 2 कोष्टक √2 गुणित बी की घात 2 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा ए की घात 2 बराबर 2 गुणित बी, जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। फिर जो 2 है वह ए का गुणनखंड है, तो ए का गुणनखंड भी 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अतः ए बराबर हम मान सकते हैं कि ए बराबर 2 के, जहाँ के एक पूर्णांक है। ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 2k² बराबर बी प्राप्त होगा। 2k² बराबर बी स्क्वायर है, जो बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन है? 2 है। तो बी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, तो बी का गुणनखंड भी 2 होगा। ठीक है दोस्तों, बी का गुणनखंड भी 2 है, तो आगे बी का गुणनखंड भी 2 है, तो ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 2, जो एक विरोधाभास है। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, हमारे मानने में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, तो जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था। आखिरी में लिखेंगे हम इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों? अब हम समझते हैं इस प्रमेय की सहायता से उदाहरण नंबर 3। इस तो उदाहरण नंबर 5 जो है हमारे पास, वह है कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको समझेंगे तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे मित्रों, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इससे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो √3 परिमेय संख्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है और p व q दोनों क्या है? दोनों दोनों मित्रों हैं, पूर्णांक है। पूर्णांक है। यदि p व q में कोई उभयनिष्ठ हो, कोई उभयनिष्ठ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर a/b। यानी मान लो p और q कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3/9 है। क्या है दोस्तों? 3/9। अब 3/9 है p और q, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या? इसमें 3 है, 3 से कटेगा 3 एकन 3 और 3 या 9। हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1/3। ये 1/3 है, ये इस 3/9 का सरलतम रूप है। तो जो हमारे पास √3 बराबर p/q है, उसका सरलतम रूप क्या है? p/q का a/b, जहाँ हम कह सकते हैं कि a तथा b दोनों सहअभाज्य सहअभाज्य मीन्स होता है जिन दो संख्याओं का एलसीएम 1 आता है, वह दो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो a बराबर हमारे पास प्राप्त होगा √3 गुणित b प्राप्त होगा। इन दोनों का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? a की घात 2 बराबर √3 b का होल स्क्वायर। √3 b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 3 गुणित b का स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। तो देखो दोस्तों, a बराबर हमारे पास क्या है? 3 गुणित b स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि
ए स्क्वायर 3 जो है वह ए स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर 3 जो है ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 3 प्रमेय नंबर 1.2 से ए का भी गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बराबर 3 के, जहाँ क्या होगा दोस्तों के एक पूर्णांक है। ये के कैसा है, पिछले प्रमेय में भी हमने समझा था। तो ए में अगर 3 से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं भागफल के रूप में कोई संख्या प्राप्त होगा, जिसे हम क्या मानेंगे के, और शेषफल में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है तो हमारे पास ए का मान क्या आया है, ए का मान आया है के 3 के। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने, ए का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे तो ए का मान अपने पास 3 के है। समीकरण एक क्या है, समीकरण 1 हमारे पास ए का होल, एक का वर्ग बराबर 3 b स्क्वायर। अब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो ए का मान हमारे पास है 3 के, और 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाए 3 b स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो 3 की घात 2 आएगा, 3 की घात 2 में से होता है 9, और के स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास होगा 3 के b स्क्वायर, 3 b स्क्वायर। अब 3 को अगर उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर हमारे पास बच जाएगा 9 के स्क्वायर बटे 3। 3 से कट जाए, 3 9, b स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर जो है उसका गुणनखंड क्या है, 3। 3 ही b स्क्वायर का गुणनखंड। तो 3 b स्क्वायर का गुणनखंड है, तो प्रमेय नंबर 1.2 से हम कह सकते हैं कि 3 b का भी गुणनखंड होगा। अतः 3 जो है वह ए का भी गुणनखंड है, और 3 b का भी गुणनखंड है। तो 3 a का भी गुणनखंड है और b का गुणनखंड है, तो 3 जो है वह a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है मित्रों। तीन जो है ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ए और बी दोनों क्या हैं, सहभाज्य। ए और दोनों क्या है, ए और बी दोनों सहभाज्य। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए और बी दोनों सहभाज्य है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। तो ये तो कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। तो त्रुटि हुई तो ये विरोधाभास हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो कि एक विरोधाभास हुआ है। बस है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है दोस्तों हमारी गलत परिकल्पनाएं। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था मित्रों। एंडिंग में लिखेंगे हम इति सिद्धम।
यही हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण हमारे पास है दोस्तों, अगला उदाहरण हमारे पास है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 में a माइनस रूट थ्री एक अपरिमित संख्या है। इस टाइप की, ये जो टाइप है हमारा, ये दूसरा टाइप है। पिछला टाइप हमने जो पढ़ा है, उस टाइप में हम कितने प्रकार से, उस टाइप में हम जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रूट दो निकालना सीखा है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध किया है, रूट थ्री अपरिमेय संख्या ये सिद्ध किया है। इसी टाइप से हम रूट पाँच अपरिमेय संख्या है, रूट सात अपरिमेय संख्या है, रूट 11 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध इसी फॉर्मूले से या इसी विधि से हम कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप आया है, वो अगला टाइप है, दर्शाइए कि 5 माइनस थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप संख्या में इसमें क्या होगा तो जोड़ घटाव गुणा भाग, इस प्रकार की संख्या में अगर रूट में कोई संख्या है तो उसके साथ में रूट वाली संख्या के साथ में कोई गुणा में, भाग में, जोड़ में हो तो इस विधि से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे हल माना कि माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि इसे हम परिमेय संख्या माना है, 5 माइनस रूट थ्री को परिमेय संख्या माना है, तो 5 माइनस रूट थ्री को हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0 और पी व क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा हमारे पास दोस्तों क्रॉस गुणा नहीं करेंगे, क्रॉस गुणा करने के बजाय हम इस रूट थ्री को अकेला करेंगे, तो 5 माइनस पी बटे क्यू प्राप्त होगा हमारे पास, और रूट थ्री अकेला हो जाएगा। अब क्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्यू आएगा, और क्यू गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएंगे 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है दोस्तों? जो क्या है हमारे पास, पूर्णांक बटे पूर्णांक है। हमारे पास क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर क्या है, थ्री। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं थ्री एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि हमारी क्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है, जिसका कारण क्या है दोस्तों, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पनाएं, अतः हम कह सकते हैं 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला उदाहरण हमारे पास है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है, दर्शाइए कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, हल में लिखेंगे माना कि
3√2 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसे 3√2 को परिमेय संख्या मानते हैं तो 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और P व Q एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है। दोनों तो पूर्णांक है। तो √3√2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P/Q हो जाएगा। जो इस 3 को हम उठा के कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे बट्टे में, एक गुणा में, तो यह आ जाएगा बट्टे में, √2 बराबर P/3 जो क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक है। तो √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, जो अभी हमने प्रमेय नंबर 1.3 में √2 को अपरिमेय किया है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। भास है, जिसका कारण क्या है दोस्तों, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना है। एंडिंग में लिखेंगे इति सिद्धम। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मैंने जो आज की क्लास में समझाया वो आपको समझ में आया है। तो आप लोग घर पे इन सवालों की प्रैक्टिस घर पे कीजिए। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए थैंक्स।